learners, welcome back to my channel. If you're preparing for UGC NET Commerce, this video is very helpful for you if you're preparing for commerce. क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है पीवाईक्यूज सीरीज। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में आज स्टार्ट हम करने वाले हैं 61 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 61 है, Which of the following is not an external technique of foreign exchange risk management? इसमें से कौन सा एक्सटर्नल टेक्निक नहीं है? तो 3 जो है हमारा एक्सटर्नल टेक्निक होगा और 4 मतलब इसमें से एक जो है हमारा इंटरनल टेक्निक है। तो उसमें से आपको बताना है कौन सा इंटरनल टेक्निक है। एक्सटर्नल टेक्निक नहीं है तो इंटरनल टेक्निक है। ठीक है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा एक्सटर्नल टेक्निक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप स्पेसिफाइड डेट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए फ्यूचर डेट जैसे कि आज नहीं, ये फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट होता है, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी फ्यूचर्स में आप करेंसी एक्सचेंज करते हैं फ्यूचर डेट में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट एक्सटर्नल टेक्निक है ये भी। स्वैप्स भी एक एक्सटर्नल टेक्निक है। नेटिंग एक इंटरनल टेक्निक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नेटिंग। नेटिंग का मतलब होता है मल्टीपल पेमेंट्स जो भी हो रहे हैं आपके, उसे आप एडजस्ट करके नेट इफेक्ट जो लाते हो, वो दैट इज नेटिंग। ये एक इंटरनल टेक्निक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड नेटिंग, क्योंकि ये एक्सटर्नल टेक्निक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये से जो बोलते हैं यूनिवर्सल टॉपिक, ये यूनिवर्सल टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आती है। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा या फिर कोई ईयर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आए होंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल लर्न कर लो, ये फिक्स है आपका आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन से आपको लिस्ट टू मैच करना है। ए है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या, 10 क्या बोलती है आपको कि आप जब पढ़े होंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा किससे होगा मैच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए का 4। ए का 4, ए 2 में है तो 2 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर क्या है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। 24 किसका होता है, रिलेटेड पार्ट टू डिस्क्लोजर। तो ये आपको ध्यान रखना, याद करना होगा। ए का 4, बी का 2 एक ही में है। सी का क्या होगा 36, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इम्पेयरमेंट एसेट से रिलेटेड है, तो सी का 1 हो जाएगा। 110 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 किसका है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको ऑप्शन होगा 62 का बी। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको ये लर्न करना होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि बिना लर्न कर रहे सही कर सकते हो, इसको लर्न करना ही होगा। डेली आप एक बार मतलब कि एक पेपर में लिख लो और डेली एक बार आप रीडिंग करो, लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स कंटेन एग्जीक्यूटिव समरी। ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी होता है रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स में। तो जो इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन होता है उसमें तो नहीं होता, मेन रिसर्च बॉडी में भी नहीं होता। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें भी तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिफेटरी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम क्या होता है हमारा रिसर्च रिपोर्ट होता है एग्जीक्यूटिव समरी का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी होता है रिसर्च रिपोर्ट का। प्रिफेटरी इन्फॉर्मेशन का करेक्ट आंसर होगा 63 का 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे को एक क्वेश्चन है हमारा अजर्सन एंड रीजन से, गिवन बिलो अ टू स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका। ठीक है, दो स्टेटमेंट है आपका। अ जेंटलमैन डाइड लाइव अ यंग विडो, एक जेंटलमैन डाइड कर रहा है और एक यंग विडो हो रही है, मतलब कि लीव कर रहा है वो। रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड threatened the widow to adopt a boy, otherwise they would not allow her to remove the dead body of her husband for cremation। मतलब वो एक धमकी दे रहे हैं, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, कि अगर आप बॉय को अडॉप्ट नहीं करोगे तो ये आपको डेड बॉडी जो है अलाउ नहीं करेंगे। तो एक धमकी दिया जा रहा था, विडो अडॉप्टेड द बॉय। ठीक है, नहीं तो आपको विडो को अडॉप्टेड करना होगा बॉय को। ठीक है, तो रीजन क्या है, द विडो कंसिक्वेंटली कैंसल द अडॉप्शन, द कोर्ट हेल्ड हर कंसेंट वाज नॉट फ्री टू डू कोersion। तो ये कोerशन से फ्री नहीं है, इसलिए कोर्ट जो है वो हेल्ड हर कंसेंट लेता है वो कंसेंट लेता है, क्योंकि वो कोerशन से फ्री है। कोर्सन का मतलब होता है धमकी देना, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। तो दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आर्यशन जो है रीजन का एप्रिसिएट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए वाई का भी आंसर बता रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए, ठीक है। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आरटीजीएस, ये भी एक अजर्शन रीजन का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं एग्जाम में। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज अ फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म where transfer of money take place from one bank to another on a real time and on gross basis। मतलब जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है उसमें हम फंड ट्रांसफर करते हैं, अपने मनी को ट्रांसफर करते हैं वन बैंक टू अनदर टाइम, अनदर बैंक में रियल टाइम पे करते हैं, ठीक है, ठीक है, और ग्रॉस बेसिस पे ये होता है। और रीजन क्या होता है, बिकॉज देयर इज नो मिनिमम सीलिंग फॉर द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। ये जो रीजन है वो उसी का एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, वाई का आंसर नहीं बता रहा है, इसलिए ऑप्शन तो दोनों सही है, ए एंड आर सही है, बट आर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका एक ही ऑप्शन है, आपको चेक कैसे करना है, आप अजर्शन के बाद बिकॉज लगा के चेक कीजिए। RTGS system is a first transfer mechanism where transfer of money take place from one bank to another on a real time and gross basis। मतलब RTGS सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मिनिमम सीलिंग फॉर RTGS ट्रांजेक्शन, ऐसा तो नहीं है क्योंकि यही रीजन है, ऐसा नहीं है। मिनिमम सीलिंग होता है, उसका मिनिमम लिमिट होता है 2 लाख होता है जो उसका मिनिमम लिमिट, तो ऐसे इसलिए आरटीजीएस ट्रांसफर करते, तो ऐसा नहीं है, उसका रीजन ये नहीं बता रहा है, इसलिए रीजन आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एज पर द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। इंस्टीट्यूशन के नेम दिए हुए हैं, आपको एस्टैब्लिशमेंट ईयर बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा, मतलब सबसे पहले कौन आया था फिर बाद में कौन आया था। तो नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन। एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा फुल फॉर्म। नाफ्ता कब आया था, सबसे पहले क्या आया, ईयू आया है। ईयू क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। अगर आपको एक भी पता होगा तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ईयू कब आया है, यूरोपियन यूनियन 1956 57 में आया है। कब आया है, 1957, राइट। 1957 में हमारा यूरोपियन यूनियन आया है। 19 फिर क्या है, एशियन कब आया, 1967 में आया, ठीक है। अंकटाड कब आया, 1964 में। तो ईयू के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, डी। बी डी एक ही में है, बी डी सी है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन 1957 में आया है, अंकटाड हमारा 1964 में आया है, एशियन हमारा 1967 में आया है, और नाफ्ता 1994 में आया है। तो बी डी सी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये सब सारे जो भी के एग्रीमेंट्स के हैं उसके डेट याद करने होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट्स के डेट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टीज है क्या है इंडिफरेंस कर्व का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व जो है स्लोप्स होता है डाउनवर्ड टू राइट, बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रॉपर्टीज जो है हमारा डाउनवर्ड टू राइट होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है, तो इंडिफरेंस का हमेशा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, तो ए और सी तो होगा ही होगा। दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, बी सी जहां है वहां तो आप बिल्कुल इलिमिनेट कर दीजिए, ए बी सी डी ये तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। और सी होगा ही होगा, तो सी ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कैन नॉट जहां लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान से देखना है, कैन नॉट। अगर कैन नॉट हो गया, एलवेज हो गया, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। तो इंडिफरेंस का कैन नॉट नहीं होता है, इंटरसेक्ट करता है इच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू इच अदर, ठीक है। तो ये गलत है, कैन नॉट लग गया इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, डाउनवर्ड टू राइट होता है, इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करता है ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर, इंडिफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन, ये मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो देख लेना। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या है, कन्वेंशन, जिससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार रिपीट भी किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं, लिस्ट वन में क्या है, मेकिंग प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोविजन का जो है बेड एंड डाउटफुल डेट्स का उसे रिकॉर्ड कर रहे हो।
जब आप लॉस को रिकॉर्ड करते हो, एंटिसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करते हो और गेन को इग्नोर करते हो, उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? इग्नोर दी प्रॉफिट एंड रिकॉर्ड द एंटिसिपेटेड लॉस, दैट इज नॉन एज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। उसे हम प्रूडेंस भी बोलते हैं। तो ए का तो 4 हो जाएगा, ए का 4, 2 तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 2 और 3 में देखना है हमें। एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच एसोसिएटेड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब एक्सपेंसेस और जो रेवेन्यू है उसे आप दोनों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मैच कर रहे हो। जब मैच कर रहे हो तो क्या होगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ए का 4 एंड बी का 3 एक ही में है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। एसेट्स आर नॉट सोन एट देयर करंट रियलाइजेबल वैल्यू। आप करंट रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे नहीं शो करते हो, आप किस पे करते हो? ओरिजिनल वैल्यू पे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये बताती है। तो इसका सी का 1 हो जाएगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो जनरेटेड गुडविल है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है? गोइंग कंसर्न। तो डी का 1 हो जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताती है कि बिजनेस जो आपकी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताती है कि जो आपका एसेट है या फिर जो भी आपका एसेट्स होता है या फिर जो भी आप परचेज करें वो करंट वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, वो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जनरेटेड गुडविल इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बताती है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके मैच करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 68 का 2। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में क्या क्या आता है? जो कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल में होता है वो होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। जो कंपनी और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता वो होता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को आप में क्या क्या आता है? कस्टमर्स जो हमारे कंट्रोल में है। कस्टमर्स आप कैसे कंट्रोल में है? आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करोगे, मार्केट के अकॉर्डिंग चलोगे, तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग चलोगे, तो कस्टमर आपके हैंड में होता है। इसलिए जो इंटरनल इन्वायरमेंट में कस्टमर आता है, मार्केट इंटरमीडियरीज आती है और कंपटीटर्स आते हैं, ठीक है। एक और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें कैसे आप लर्न कर सकते हैं? पेस्टल से। पेस्टल, पी फॉर क्या होता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स, ई फॉर इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एस फॉर सोशल फैक्टर्स, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एल फॉर लीगल फैक्टर्स, ई फॉर इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो फैक्टर्स से रिलेटेड होगा वो क्या होगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉन एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69 का बी, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। सीक्वेंस वाले, स्टेप्स वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। जो जब भी आप सैंपल डिजाइन करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? अगर आपको पीएचडी का, सपोज दैट एग्जांपल दे रही हूँ, आपको पीएचडी के स्टूडेंट को का सैंपल लेना था, सबसे पहले आप क्या देखोगे? कौन सा पॉपुलेशन टारगेट करोगे? पॉपुलेशन को। तो सबसे पहले डी आएगा। डी आप आते ही आंसर सही हो जाएगा। टारगेट पॉपुलेशन लोगे आप, ठीक है। फिर क्या करोगे? आप सैम्पलिंग फ्रेम करोगे, किससे लेना है? पीएचडी के कौन से, मतलब रांची यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट से लेना है या फिर बनारस यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्टूडेंट को लेना है? फिर उसके बाद आप सैम्पलिंग टेक्निक देखोगे कि रैंडम सैम्पलिंग लेंगे हम, कन्वीनियंस सैम्पलिंग लेंगे, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिटरमाइन सैंपल साइज। तो जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हमें आपको एक ही ट्रिक लगाना है, वो है फर्स्ट में ऑप्शन क्या होगा और लास्ट ऑप्शन क्या होगा। ये दोनों जब आप कर लोगे तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब सारे आंसर आपको सब पता हो सकता है आपको बहुत सारे आंसर नहीं पता हो। उसके लिए आप सिर्फ यही ट्रिक यूज कर सकते हो। आप देखो कि कौन सा फर्स्ट ऑप्शन होगा और कौन सा लास्ट ऑप्शन होगा, और उसके बाद एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।